Hi guys and welcome back to the channel Deepachya of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of November 2022। तो गाइज आज है तारीख 23 नवंबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जावा आइलैंड को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। देखो नीचे ऑप्शन में आपको दो दो आइलैंड्स का पेयर देखने को मिलेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अंडमान निकोबार का एक पेयर बना दिया गया, एक जोड़ा बना दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में निकोबार सुमात्रा का एक जोड़ा देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको ये 4 पेयर्स दिख रहे होंगे। बताना यह है कि इन चारों पेयर में से कौन सा एक ऐसा पेयर है जो कि जिसमें 2 आइलैंड हैं और वो दोनों ही आइलैंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं 10 डिग्री चैनल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी बोलता है निकोबार सुमात्रा, ऑप्शन नंबर सी बोलता है मालदीव्स लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है सुमात्रा जावा। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो फिर वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम करेंगे ही, वहाँ पे आप लोगों को इसका सही उत्तर पता चल ही जाएगा। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने मेंशन कर रखा है कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है, एक बहुत अच्छी सी चीज़ नज़र आती है। वो क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरह से तैयार हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो ये जो एग्रीमेंट है ना, इसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये एग्रीमेंट प्रॉपरली हो जाता है तो इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो व्यापार है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा पहुँचाएगा, साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो हुआ क्या है, अब हम लोग इसको समझते हैं। तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने मेंशन किया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड पैक्ट यानी व्यापार को लेकर जो ये एग्रीमेंट है, ये अगर हो जाता है तो इससे ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी डेफिनेटली भारत के लिए भी और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया के भी। अब यहाँ पर क्या है रीज़न इसके पीछे का, वो सब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, डोंट वरी। तो पहली बात तो एग्रीमेंट का नाम ध्यान रखना, कौन सा एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका नाम है। देखो हमने साइन तो किया था, यानी कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। इनसे पहले हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन। तो स्कॉट मॉरिसन के समय पर हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। बट अभी आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक नए प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं जिनका नाम है एंथनी एल्बनीज। तो हुआ यहाँ पर यह है कि इनकी साइड से ये एग्रीमेंट आधा तैयार हो चुका है, मतलब आधा तरीके से ये रेडी हो चुका है पूरा एग्रीमेंट। एक तरफ से और तैयार हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साइड से सारा काम हो चुका है। अब सारा काम होने का मतलब क्या है, देखो मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है या इस प्रकार के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, इनको साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा इनको। तो दोनों की पार्लियामेंट से पास होना पड़ेगा, यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से भी पास होना चाहिए और साथ ही साथ में इंडिया की पार्लियामेंट से भी पास होगा, तब जाके यहाँ पर ये व्यापार को लेकर एग्रीमेंट कर पाएंगे। तो आधा काम ये हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट से ये पास हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया की जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो देखने को मिलता है ना, यहाँ से बिल्कुल पास हो गया है ये एग्रीमेंट। अब इंडिया की साइड से पास होना बाकी है। इंडिया में जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट से पास होता है, देन डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपरली एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे जो व्यापार है वो कुछ टाइम के अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा दोनों देशों के बीच में। तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर क्या बोलते हैं? कॉमर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि भारत के पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। खास बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास में आप कह सकते हो कि इंडिया के से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं काम करने के लिए। आईटी सेक्टर के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिल सकती है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ में बहुत सारा जो सामान है हम लोग वो ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया अपनी साइड से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइटम्स है, वो हमें एक्सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने में ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो, आपको पता होगा इन दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे कोविड-19 के समय से ही। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ढेर सारे आइटम्स चाइना को एक्सपोर्ट किया करता था, यानी चाइना बहुत सारा सामान ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदा करता था। बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, वूल वगैरह, ये सब कुछ परचेज़ किया करता था। बट हुआ क्या? हुआ ये कि इनके रिलेशंस रिसेंटली ख़राब होते हैं। ख़राब होने के बाद चाइना मेंशन करता है कि भाई देखो हम यहाँ पर ये सामान खरीदना बंद कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग से खतरा बना पड़ा था कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आने वाले समय पर प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना ने अगर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो, सॉरी, चाइना ने यहाँ पर सामान इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो इससे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी नुकसान होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, इस एग्रीमेंट से ये बहुत फ़ायदा मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया अब जो अपना पूरा का पूरा व्यापार उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएगा। इंडिया को भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएगा। और वो जो एक्सपोर्ट होने वाला है ना, इसके ऊपर भी जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं वो काफ़ी हद तक कम लगेंगी या फिर ना के बराबर लगेंगी, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और व्यापार और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो गई है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है मामला। अब एक और कॉन्सेप्ट ये आता है कि आखिरकार चलो मान लो ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका क्या महत्व है? सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। मैंने जैसे बोला कि होगा क्या, जब अभी यहाँ पे व्यापार होता है ना, तो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है दोनों देशों के बीच में, तो ये अपने आप से ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं। अब वो जब मान लो यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ सामान आया ऑस्ट्रेलिया से, या भारत का कोई सामान ऑस्ट्रेलिया में गया, तो ये लोग कुछ ड्यूटीज़ लगाते हैं। अब वो जो ड्यूटी लगती है उसकी वजह से वो जो सामान है वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो उससे यहाँ पे जो व्यापार है वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों को ही। तो भारत ढेर सारा एक्सपोर्ट कर सकेगा सामान ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे इंडिया जो है ना वो इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, ये जो चीज़ें ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकेगा। ऑस्ट्रेलिया वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जैसे कि कोयला, शीप का मीट हो गया, वूल हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकेगा, है ना। तो इसके ऊपर जो पहले ड्यूटीज़ लग रही थी वो ड्यूटीज़ अब नहीं लगेंगी, ज़ीरो ड्यूटी लगेंगी या लो ड्यूटीज़ लगेंगी। तो इसकी वजह से व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आई बात? तो इससे होगा क्या ओवरऑल, एक अगर हम लोग पर्पस देखें, आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, सीधा यहाँ पर एक फैक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग बताना कि इससे दोनों कंट्रीज़ का जो बायलैटरल ट्रेड है वो बूस्ट होने वाला है। दोनों कंट्रीज़ का जो व्यापार है वो बढ़ने वाला है। कितना बढ़ने वाला है? अभी के समय पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होता है वो $27 बिलियन का होता है। और आने वाले समय पे जैसे एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होता है ना पूरी तरह से, तो इससे होगा क्या, ये जो व्यापार है ये 45 से $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी 27 से डायरेक्ट 50, तो आने वाले टाइम पर सिचुएशन बदल जाएगी। आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर ये व्यापार दुगना हो जाएगा। तो ये एक असर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। मिलियंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भारत के अंदर है, क्योंकि भारत के अंदर सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ढेर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, ये कोटा देने की बात की गई है। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, इसमें बोला गया है कि इंडिया के जो भी लोग आएंगे जॉब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए बाकायदा एक कोटा रखा जाएगा।
जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी पोस्ट है, उसमें यहाँ पर वहाँ के लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया के लोग का भी यहाँ पर एक कोटा रखा जाएगा कि हाँ इतने % यहाँ पर इंडिया के लोग आएंगे। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, है ना। तो ये बात आपको देखने को मिल जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है आर्टिकल। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। चलो जी, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो बात है यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। तो ये जो टर्टल आप पिक्चर में देख रहे हो, ये इसका नाम है ओलिव रिडले टर्टल। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ओलिव रिडले टर्टल का कोई जोड़ा हम लोगों ने देखा है कि ये अब सी वाटर के अंदर दिखना स्टार्ट हो चुका है। वैसे नॉर्मली नहीं दिखते हैं, वैसे अब यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों? इससे पता चलता है कि अब इनकी एनुअल मास नेस्टिंग शुरू होने वाली है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो टर्टल हैं ये समुद्र से निकल कर आ रहे हैं और बीच तक जाएंगे और उस बीच तक जाकर वहाँ पे अंडे देंगे और ढेर सारे अंडे यहाँ पर इस समय पर दिए जाते हैं। तो इस वजह से ओलिव रिडले टर्टल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। तो अब ये ओलिव रिडले टर्टल्स क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं बताऊँगा, क्योंकि देखो ये आर्टिकल है छोटा सा। इस आर्टिकल में से क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आएगा ओलिव रिडले टर्टल को लेकर, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती नहीं पढ़ने के लिए। तो करना क्या है, इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालना है। आओ मैं आपको सारी डिट्टो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ओलिव रिडले टर्टल के बारे में। तो बस स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखना, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखती हुई चलेगी। मैंने आपको बताया कि जो ओलिव रिडले सी टर्टल है, इनका जो पेयर्स है वो दिखना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर पानी से निकल कर आए और अब यहाँ पर क्या है कि ये अंडे देना स्टार्ट करेंगे। ढेर सारे अंडे इस समय पर यहाँ पर ये जो टर्टल्स हैं ये देंगे। तो ओलिव रिडले टर्टल्स है क्या? ओलिव रिडले टर्टल देखो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा टर्टल होता है और दुनिया में जितने भी सी टर्टल्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओलिव रिडले टर्टल ही है। ये जो टर्टल है ना, ये कार्निवोरस होता है, जानवरों को खाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इसका नाम ओलिव ही क्यों रख दिया गया? ओलिव रिडले टर्टल क्या लिंक हो रहा है? इसका कलर जो है ना वो ऑलिव कलर का है। ऑलिव ऑयल देखा होगा, थोड़ा ग्रीनिश कलर का जो होता है, ग्रीन कलर का थोड़ा सा, तो कलर ही वैसा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसका नाम ओलिव रिडले टर्टल रखा गया है। अब ये जो टर्टल है ना, इनकी एक खास बात है। खास बात यहाँ पर यह है, ये जाने जाते हैं कि ये इकट्ठा ढेर सारे यहाँ पर अंडे देते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको यहाँ पे अरीबड़ा कहा जाता है। अरीबदा यहाँ पर बोला जाता है इसको, जहाँ पे होता यह है कि हज़ारों जो फीमेल टर्टल्स होती हैं वो साथ में आती हैं और बीच पर आती हैं और बीच पर आने के बाद में ढेर सारे अंडे देती हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक खास बात देखने को मिलती है इन ओलिव रिडले टर्टल्स के अंदर में। अब इनका हैबिटेट डिस्कस करते हैं, नहीं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये टर्टल ज़्यादातर जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशंस हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें भारत के अंदर, उड़ीसा के अंदर जो गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए। गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी जानी जाती है दुनिया का लार्जेस्ट रूकरी के थ्रू। लार्जेस्ट रूकरी के थ्रू, रूकरी क्या है? ये बेसिकली रूकरी वो एरिया होता है जहाँ पर जो खासकर सी टर्टल्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। और वो मतलब ब्रीडिंग करते हैं, उस प्रकार की पूरी कॉलोनी होती है, ढेर सारे एनिमल्स वहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं। अभी हम वैसे सी टर्टल की बात कर रहे हैं, तो सी टर्टल का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है वो वाला एरिया है ओडिशा का गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है इन ओलिव रिडले टर्टल्स के बीच में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ओडिशा का गाहिरमाथा सेंचुरी, ध्यान रखना ये वर्ड मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सेंचुरी का नाम आए तो इज इक्वल टू करके ओलिव रिडले टर्टल, इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये टर्टल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। अब बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल है ना वो प्रोटेक्शन स्टेटस को लेकर ही बनता है। देखो ये जो टर्टल है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया है, क्योंकि ये जो एक्ट है ना इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको हाई प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है कि आप इसका अवैध तरीके से व्यापार वगैरह नहीं कर सकते हो, इसका शिकार नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ये बात यहाँ पर ये बोलता है। फिर दूसरा यहाँ पे IUCN स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर देखो अभी अच्छी खासी इसकी संख्या है ना, लेकिन हमने नहीं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई, इसका शिकार होता रहा,
तो कहीं ना कहीं ये संख्या खत्म हो जाएगी। तो वल्नरेबल के बाद यहाँ पर और बुरी कंडीशन में एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस प्रकार की कंडीशन में जाएगा। और फिर अगर हम तभी भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अभी के समय पर खैर थोड़ी बहुत इसकी संख्या है, तो इस वजह से इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो पूछा डायरेक्टली ये जाता है कि कोई भी जानवर का आयुसीन स्टेटस क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है ऑलिव रिडले टर्टल का आयुसीन स्टेटस क्या है। बाकी साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है। अपेंडिक्स 1 में रखने का मतलब है जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है ना, इसका जो व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, आप इसका व्यापार नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। बाकी इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको दिया जा रहा है क्यों? क्योंकि इसको खतरा भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला खतरा ह्यूमन कंजम्पशन का, इंसान खा लेते हैं इसको, है ना। इसको यहाँ पर ज़्यादातर पोच किया जाता है, इसको हंट किया जाता है इसके मीट के लिए, इसके लेदर के लिए, इसके अंडों के लिए यहाँ पर इसका हंटिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो ह्यूमन कंजम्पशन एक सबसे बड़ा खतरा। दूसरा यहाँ पर मैरीन पॉल्यूशन, मैंने आपको बताया समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, और अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट वहाँ पे गिरेगा, प्लास्टिक वगैरह वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, आज के समय पर हो ही रहा है ऐसा, तो इससे यहाँ पर होगा क्या, इससे यहाँ पर उनकी जान को खतरा हो जाएगा। आप पॉलीथीन फेंक रहे हो, है ना, और भी बहुत सारी यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पे कूड़ा करकट फैला दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सी टर्टल्स के लिए खतरा बन जाता है, उनके लिए जानलेवा ये बन जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखो, एक होता है फिशिंग ट्रॉलर, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। फिशिंग ट्रॉलर में होता क्या है कि मछली पकड़ी जाती है, लेकिन मछली पकड़ने का तरीका अलग होता है। तरीका ये होता है कि जो बोट होती है ना, उस नाव के पीछे एक बड़ा सा जाल बांध देते हैं, उसको पानी के अंदर डालने के बाद में उस जाल को बोट के साथ साथ आगे आगे खींचते हैं, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लास्ट में उसको ऐसे उठा लिया जाता है जाल को। तो आपको लगता है कि उसमें केवल मछली आएंगी, वो जाल तो समुद्र के अंदर खींचता हुआ जा रहा है बोट के साथ में, तो उसके अंदर अलग अलग जानवर, और जो खासकर यहाँ पे हमारा मैरीन एनवायरनमेंट है, हमारे जो एक्वाटिक प्लांट्स, जो समुद्र के अंदर प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, वो सब यहाँ पे डैमेज होने लगते हैं। तो उसी में यहाँ पर ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, इनको भी यहाँ पे इंजरी होती है, और ऐसा देखने को मिला है, काफ़ी सारे डेड ऑलिव रिडले टर्टल्स पाए गए, यानी कि मरे हुए ऑलिव रिडले टर्टल पाए गए थे, और जब उनको देखा तो उनके बॉडी के ऊपर इंजरी थी। वो इंजरी कैसे हुई थी? ऐसे यहाँ पे जाल के अंदर उनको पकड़ के घसीट लिया गया था मछलियों के साथ में। तो ये फिशिंग ट्रॉलर वाला यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलता है ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, ठीक है ना। तो ये मतलब ओवरऑल सारा का सारा डेटा है। अगर कुछ भी प्रश्न बनेगा ऑलिव रिडले टर्टल को लेकर तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछ लेता है। कभी कभी बहुत हल्के सवाल भी आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर यूपीएससी ने साल 2015 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इन चारों जानवरों में से बताओ भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, जो कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर रहने वाला जानवर है। वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑप्शन नंबर बी ऑलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन नंबर सी गंगेटिक डॉल्फिन, या फिर ऑप्शन डी घड़ियाल। करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगेटिक डॉल्फिन। ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जो डॉल्फिन है ये गंगा नदी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके बारे में कई बार हमने पढ़ रखा है। फिलहाल आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपसे सवाल बन सकता है ऑलिव रिडले टर्टल को भी लेकर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। करना भी चाहिए, एक सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना। और साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। 9,900 के आसपास फॉलोवर्स हो चुके हैं, 100 फॉलोवर और चाहिए, 10K यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो आज हम लोग सोचते हैं, मतलब एक इमेजिन करते हैं कि हाँ चलो हो जाएंगे। तो जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपसे स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का एक सवाल पूछा गया, साथ ही साथ में मैंने आपसे पूछा मैप का क्वेश्चन, तो उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप नीचे कमेंट के अंदर एक्टिवेट रहने की कोशिश क्या करो। इससे होता यह है कि आपका और मेरा जो कनेक्शन है वो बना रहता है। काफ़ी सारे लोगों को जानने लगता हूँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिखते हैं, मतलब रेगुलर दिखते हैं ना कमेंट में, तो मतलब उनके नाम याद ही हो जाते हैं। वो कमेंट बहुत, मतलब कभी कभी नहीं आता है तो यहाँ पे समझ जाता हूँ कि यार आज उन्होंने वीडियो नहीं देखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट में एक्टिवेट हो सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर। तो आर्टिकल में क्या बात की जा रही है? आर्टिकल में बात की जा रही है, देखो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस के.एम. जोसेफ, इन्होंने यहाँ पर फटकार लगाई है। एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो फटकार कर काफ़ी सारी बातें ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बात बोल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर। पहली बात मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ, वो बेसिक समझ में आएंगे तो आगे कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। हमारे पूरे भारत में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का काम है वो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सबको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो कि इस पूरी बॉडी को चला रहे होते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको पता होगा। दूसरा यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हीं को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। चर्चा ये की जा रही है कि एक समय ऐसा था जब बहुत लंबे लंबे समय तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा करता था, लेकिन यहाँ पे हमारे जज ये बोलते हैं कि आज का समय, खासकर साल 2004 के बाद से कुछ ऐसा समय आ चुका है कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़्यादा दिनों तक रुकने दिया ही नहीं जाता है, जल्दी जल्दी हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब है इनको ऐसे ही लाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिनका टर्म जो है, जिनका टेन्योर जो है, समय जो है, कार्यकाल जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसी चीज़ की फटकार यहाँ पर ये जज जो है वो लगा रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये मुद्दा बहुत स्मूथ तरीके से समझ में आया। जितने कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे समझाया गया है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली और क्या क्या मेंशन किया गया है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि सर देखो 1950 की बात है, 1950 के समय पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे ना, इनका जो टाइम पीरियड है, एक एक कमिश्नर यहाँ पे 8-8 साल तक रुका हुआ है। लेकिन आज के समय पर मतलब एक कमिश्नर जो है ना उस बस खाली कुछ 100 दिन तक रुक पाता है, कुछ दिनों तक रुक पाता है, उसके बाद फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसे बदलते रहते हैं। तो वही बात हमें बताई गई कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है ना वो आज के समय पर मजाक बना दिया है सरकार ने। ये बात यहाँ पर ये जज बोलते हैं और यहाँ पर इसको गुस्सा होते हुए ये सारी बातें बोली, मतलब एक जो ऐसा होता है ना कि डांट फटकार लगा रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स इनके थ्रू दिए गए हैं। फिर एक बात यहाँ पर और ये बोलते हैं कि पहले ऐसी कहानी नहीं थी। कहानी कब से हुई है? साल 2004 के बाद से। जस्टिस जोसेफ ने ये बोला कि आप देखोगे आफ्टर 2004, साल 2004 के बाद में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर इन इलेक्शन कमिश्नर को बैठाया जा रहा है वो बहुत सोच समझ कर लेकर आ रही सरकार। कैसे लेकर आ रही है? कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ रही है जिनका टेन्योर ज़्यादा होता नहीं है। वैसे आप देखोगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उनका 6 साल का टेन्योर होता है, आज के समय पर 6 साल का टेन्योर होता है। वो 6 साल तक यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, या फिर इनकी मैक्सिमम एज 65 साल तक होती है। 6 साल तक या फिर 65 साल के होने तक यहाँ पर ये सर्व कर सकते हैं। 65 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाएगी तो नहीं सर्व कर सकते, या 6 साल से ज़्यादा कार्यकाल के अंदर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ नहीं बैठ सकते, इस पोस्ट पर नहीं बैठ सकते। बट आप देखोगे ना कुछ लोगों को ऐसे लेकर आया जा रहा है कि वो अपना पूरा टर्म पूरा ही नहीं कर पाते। मतलब कि पिछले कुछ समय पर, पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल तक बैठा ही नहीं है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जिसकी उम्र यहाँ पर 63 ईयर्स है, 64 ईयर्स है, तो वो 3 साल सर्व करेगा, 2 साल सर्व करेगा। ऐसी कहानी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो कहना इनका यह है कि मजाक बना के रख दिया इस पोस्ट का। जो कहानी पहले थी वो अब बात यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर रह नहीं गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली, देखो भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का भी एक प्रोसेस है, उसको इम्पीचमेंट करने का भी एक प्रोसेस है, लेकिन आज तक उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़े समय तक ही रुक पाता है, अपना पूरा टर्म रुक ही नहीं पा रहा है, 6 साल तक पूरा सर्व कर ही नहीं पा रहा है ना। तो इस प्रकार से मतलब सरकार को एज बताए और एज को देखते हुए यहाँ पर लोगों को अपॉइंट कर रही है साल 2004 के बाद से, ये यहाँ पर इनका कहना है। तो ये इन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सी नज़र आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर को लेकर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो वही चीज़ मैंने आपको समझाया, सुप्रीम कोर्ट कॉल आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या कहना है। वैसे स्टेटमेंट वाइज खेल हो रहा है, स्टेटमेंट वाले आर्टिकल ज़्यादा काम में आते नहीं हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी, तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करते हैं जहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। हम कवर करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, आखिरकार कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा वैसे आर्टिकल पता है क्यों लिखा गया ये, मतलब आर्टिकल के अंदर क्यों यहाँ पे जज बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न भी है।
रीज़न ये है क्योंकि हाल ही में जो रिटायर्ड पंजाब काडर के आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है अरुण गोयल, इनको यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर का पद दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली जो पोस्ट है काफ़ी न्यूज़ में भी थी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है ये आपको ध्यान में रखना है। इनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे इनको चुना जाता है। तो जो पावर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, वो पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास में। हमारी प्रेसिडेंट यहाँ पर इनको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन की गई हैं। और यहाँ पे पार्लियामेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाता है, उस कानून के हिसाब से, उस प्रोविज़न के हिसाब से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इस इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के लॉज के हिसाब से, ठीक है ना। और वो सारे लॉज कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो है वहाँ पर। नाउ आर्टिकल 324 क्लॉज 2 की अगर हम लोग बात करें, ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के लिए ओपन है कि वो पार्लियामेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो लॉज वगैरह है वो यहाँ पर बना सकता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इनका अपॉइंटमेंट आपने समझ लिया कैसे अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री लॉ है ही नहीं, है ना, कोई भी यहाँ पे पार्लियामेंट का कानून है ही नहीं इस अपॉइंटमेंट वाले इशू को गवर्न करने के लिए। अब कैसे अपॉइंटमेंट होगा, मान लो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना ही नहीं रही है, पार्लियामेंट का लॉ यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो अपॉइंट करे जाते हैं हमारी सरकार के थ्रू। जब पार्लियामेंट्री लॉ गवर्निंग होगा नहीं, पार्लियामेंट की लॉ के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको डायरेक्टली हमारी सरकार अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी की बातचीत के, ऐसी डायरेक्टली यहाँ पे अपॉइंट कर लेगी। अब जो यहाँ पर ये कमिश्नर्स होते हैं ना, इनका जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो कितने समय का होता है, 6 ईयर का टेन्योर होता है। और 65 ईयर्स की यहाँ पर एज होती है, यानी कि मैक्सिमम 65 साल की एज तक सर्व कर सकते हैं या फिर 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, जो भी चीज़ पहले हो जाए। मतलब 6 साल पहले पूरे कर लिए उन्होंने, या 65 की उम्र के पहले पूरे हो गए, तो जो भी पहले पूरा हो जाता है उसी के तहत यहाँ पर ये पूरा काम हो जाता है, ठीक है ना, उनका टेन्योर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और बात आती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इन, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए क्या, कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है इस पद पर आने के लिए। तो कोई भी यहाँ पे प्रेस्क्राइब क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट यहाँ पर कोई भी सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, या फिर जो कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक ऑफिसर्स हो सकते हैं, है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हो सकते हैं। इन्हीं लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट के ऊपर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये पूरा इशू क्लियर हो चुका है, सवाल कैसे बन सकता है ये भी आपने समझ लिया। आगे आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना, जो टर्म टेन्योर बताया है, कार्यकाल कितना होता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का बिल्कुल सेम होता है। 65 साल तक उम्र है या फिर 6 साल तक सर्व कर सकते हैं। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये बीच में देखने को मिलेगा, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है तमिलनाडु को अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपना आप कह सकते हो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो तमिलनाडु की सरकार ने कल के दिन, मतलब ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी किया, और उस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए इन्होंने 2 एरियाज़ को डिक्लेयर कर दिया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। वो कौन कौन से एरिया हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अरितापत्ती एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस। तो अरिपतापत्ती और मीनाक्षीपुरम जो विलेजेस हैं कहाँ पर हैं, मदुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये तमिलनाडु के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो अब ये एरिया कितने कितने एरिया में फैला हुआ है वो बातें बताई गई हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे एनिमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अगर हम इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं तो इससे होगा क्या, उस एरिया को हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये जो अरितापत्ती है ना, ये खुद यहाँ पे अपने इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लगभग 250 से ज़्यादा बर्ड्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे खासकर कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, लेगर फाल्कन है हो गया, उसका शाहीन फाल्कन हो गया, बनली ईगल हो गया, कुछ इस प्रकार की बर्ड्स पाई जाती हैं। प्लस यही एरिया ऐसा जहाँ पर पेंगोलिन पाए जाते हैं, स्लेंडर लोरिस और पाइथन्स भी पाए जाते हैं। ये इन जानवरों का घर है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका
इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का टैग जो है यहाँ पर मिल जाता है, या फिर ये तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इतनी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पास में रख लेना, दिमाग में ये बैठ गई होगी इन्फॉर्मेशन। अब करना क्या है, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ना है कि अगर मान लो यहाँ पर कोई एरिया है तो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर किया जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। वहाँ प्रोसेस से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपसे डायरेक्टली अगर सवाल बनेगा तो यहाँ पे नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, नाम ध्यान रखना कौन सा एरिया है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दिया गया है, ठीक, जिसको ये बनाया गया है, तो नाम ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी इसके पीछे का प्रोसेस क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये साइट्स वो एरिया होते हैं जहाँ का इकोसिस्टम बहुत यूनिक होता है। यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का ये घर होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे तो हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी को लेकर पूरा एक एक्ट है। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 37 है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 का जो सेक्शन 37 है ना, इसके तहत यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्य सरकार है, वो यहाँ पर किसी भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई कर सकती है, मतलब किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। बट करना क्या होगा, उस राज्य सरकार को वहाँ की लोकल गवर्निंग बॉडी के साथ में थोड़ा बातचीत करनी होगी, कंसल्टेशन करना होगा। बातचीत सफल हो जाती है तो यहाँ पर वो आराम से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तमिलनाडु ने किया। तो ये पावर कहाँ से आती है? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के माध्यम से, ठीक है ना। अब ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है क्या, इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो, इस एक्ट को पार्लियामेंट लेकर आया था और इस एक्ट का काम यही था कि हम अपने एनवायरमेंट को थोड़ा प्रोटेक्शन दे सकें, है ना। तो इसी पर्पज़ से यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया गया था। तो ये जो एक्ट है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस एक्ट के अंदर में ध्यान रखना दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को बनाया गया था। एक है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और एक है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये दो बॉडीज़ बनाई गई थी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करते हैं तो एक स्टैच्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि ये बॉडी कौन से मिनिस्ट्री में काम करती है, तो आपको याद रखना है, ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एक है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो कि राज्यों में काम करती है। तो इसको भी यहाँ पे बनाया गया था सभी राज्यों के अंदर, मतलब सभी राज्यों में क्रिएट किया गया। और मतलब बहुत सारी कमिटीज़ जो बनाई गई थी ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही थी। तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बनाया गया हर एक राज्य के अंदर में, ताकि वो अपने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को लेकर सारे काम कर सके, हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सके, या फिर यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने एक्ट और हेरिटेज साइट के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा कवर किया। तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप कहोगे आर्टिकल है कहाँ? तो यही पिक्चर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लचित बोरफुकन का नाम आपने सुना होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट वॉरियर है ये, जो अहोम किंगडम हुआ करता था ना, अहोम किंगडम के एक बहुत बहादुर जनरल थे लचित बोरफुकन। तो यहाँ पे जो लचित बोरफुकन हैं, इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कल होने वाला है। और वो जो इवेंट है वो पूरी तरह से मनाया जाएगा, और वो इवेंट चल रहा है बेसिकली कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। तो उसको लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल या फिर ये पिक्चर आप देख सकते हो, दिया गया है। तो यहाँ पे लचित बोरफुकन है, काफ़ी बहादुर जनरल कहलाए जाते हैं अहोम किंगडम के। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर अहोम किंगडम के बारे में जानेंगे, और लचित बोरफुकन जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली पता होनी चाहिए, सवाल बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए थे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है वो हमारा जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर आता है, तो आपको इसके पढ़कर चलना है। तो अगर हम बात करें लचित बोरफुकन के बारे में, तो इनका जन्म होता है 24 नवंबर 1622 में, 24 नवंबर 1622 में। तो बेसिकली आप कह सकते हो 24 नवंबर कल है ना। तो कल यहाँ पर लगभग 400वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला है। इनको जाना जाता है इनकी लीडरशिप के लिए। देखो, एक बैटल हुई थी, एक जंग हुई थी, बैटल ऑफ सरायघाट। कब हुई थी? 1671 में। तो 1671 में जो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था, वहाँ पे इनकी लीडरशिप बहुत कमाल की थी, और उसी लीडरशिप की वजह से ये सभी जगह पर जाने जाते हैं। और इस बैटल ऑफ सरायघाट के अंदर हुआ ये था कि जो मुग़ल थे,
इन्होंने यहाँ पर असम को कब्जाने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो कब्जा नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ पर लचित बोरफुकन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिला था। इन्होंने एक लीडर की तरह काम किया था, ठीक है ना। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं ये, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इनसे इंस्पिरेशन लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इन्हीं के नाम पर एक गोल्ड मेडल भी है। जो हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, तो उस नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेस्ट परफॉर्मर होता है, बेस्ट कैडेट होता है, उसको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये कितने बहादुर व्यक्ति हुआ करते थे। तो ये जो मेडल है इसको 1999 में बनाया गया था ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सके। बहुत से लोग इंस्पायर भी हैं यहाँ पर बोरफुकन जी के हीरोइज़म से, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ से। वैसे यहाँ पर इनकी जो मृत्यु होती है वो 25 अप्रैल 1672 में होती है। तो ये तारीख भी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर नोट्स के अंदर में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो जनरल लचित बोरफुकन थे, ये अहोम किंगडम के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। तो अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, है ना। क्वेश्चन आपसे अहोम किंगडम को लेकर भी बन सकता है। तो अहोम किंगडम क्या था, देखो यहाँ पे अगर हम फाउंडर की बात करें, नहीं अहोम किंगडम बनाया किसने, तो चावलुंग सुकापा। तो ये समय था लगभग यहाँ पे 13वीं सेंचुरी का। तो उस समय पर यहाँ पर ये रूलर हुआ करते थे जिन्होंने अहोम किंगडम को बनाया था। अहोम किंगडम क्या कर रहा था, असम को रूल कर रहा था। असम के अंदर अहोम किंगडम ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, लगभग 6 सेंचुरीज तक रूल किया। अहोम ने यहाँ पे रूल किया बहुत लंबे समय तक। कब तक, जब तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा नहीं कर लिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे असम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया 1826 में। उसके बाद से यहाँ पे अहोम का रूल थोड़ा सा कम हो जाता है ना। बाकी पॉलिटिकल सेटअप के अगर बारे में बात करें तो जो अहोम है ना, इन्होंने यहाँ पर एक पूरी तरह से आप कह सकते हो एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया था। जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करते थे लैंडलॉर्ड्स वाले, वो ख़त्म कर दिए थे। एक नया स्टेट यहाँ पर बना दिया था इन्होंने। यहाँ पर मतलब ये जो पूरा स्टेट था अहोम स्टेट, ये फोर्स्ड लेबर के ऊपर डिपेंडेंट था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एक तरीके से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। और यहाँ पे जो भी लोग एक तरीके से फोर्सफुली काम करते थे ना, उनको पाइक्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पाइक्स बोला जाता था, ठीक है ना। सोसाइटी की बात करें तो जो अहोम सोसाइटी है ये बेसिकली डिवाइड हुआ करती थी क्लान और खेल के बीच में। तो ये दो जगह पर यहाँ पर ये सोसाइटी डिवाइड रहा करती थी। जो अहोम्स लोग हुआ करते थे ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि पूजा करते थे ट्राइबल गॉड्स की। ट्राइबल गॉड्स के साथ साथ यहाँ पर हिंदू रिलीजन को भी इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था। आसमीज़ लैंग्वेज का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, ये आप लोग कह सकते हो। इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा कमाल की थी। जो अहोम किंग थे ना, ये कहीं ना कहीं हमारे मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे, है ना। तो यहाँ पे जो स्टेट की मिलिट्री हुआ करती थी ना, तो उसके सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे अहोम किंग। तो अहोम किंग यहाँ पर स्टेट की जितनी भी फोर्सेस हुआ करती थी उसको लीड करा करते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती थी अहोम के बीच में। अहोम आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पैदल चलने वाली आर्मी भी थी, नेवी भी थी, आर्टिलरी भी थी, एलिफेंट्री भी थी, कैवलरी भी थी, यानी घुड़सवार भी थे, हाथी के ऊपर जो सवार करते हैं वो भी थे। तो हर प्रकार के यहाँ पर आपको लोग देखने को मिलते थे। पूरा अलग अलग कॉन्टिजेंट्स बनाए गए थे अहोम के अंदर में। बहुत सारे वेपन्स से, बहुत सारे हथियार जिनका ये लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे कि यहाँ पर तीर कमान हो गया जिसको हम लोग बो एंड आरो बोलते हैं, तलवार हो गया, जैवलिन हो गया, गन्स हो गया, इन चीज़ों का यहाँ पर तोप का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। उस समय के बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किले देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है चामधारा हो गया, सरायघाट हो गया, देन उसके बाद सिमलागढ़ हो गया, कालियाबार हो गया, देन कजाली, देन पांडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं उस समय के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अहोम के समय के इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, ठीक है ना। बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो बैटल ऑफ सरायघाट है कहाँ पे लड़ा गया था, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया था गुवाहाटी में 1671 में। इसको यहाँ पे अभी तक का एक सबसे बड़ा नेवल बैटल बोला जाता है, जो कि यहाँ पर एक नदी के किनारे लड़ा गया था। और यहाँ पे अहोम की जीत हुई थी, अहोम ने यहाँ पे मुगल्स को हरा दिया था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अहोम किंगडम के बारे में आपने जाना। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना पढ़ना है, हाँ बिल्कुल पढ़ना है, कहीं से भी सवाल बन सकता है। तो आप देखोगे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको। वैसे साल 2020 का सवाल है, और साल 2020 मतलब ज़्यादा पुराना है भी नहीं। तो प्रीलिम्स में पूछा गया था विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के रेफरेंस में जो उल गुलन है और द ग्रेट टुमुल्ट है, ये बेसिकली यहाँ पर कौन से इवेंट से बिलोंग करता है। यानी कि ये कुछ अलग अलग मूवमेंट थे, उल गुलन और ग्रेट टुमुल्ट करके मूवमेंट चलाए गए थे।
अब ये जो मूवमेंट है ना, ये कौन से समय के मूवमेंट हैं, जैसे ऑप्शन दिए गए द रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, उसके बाद में द मापिला रेबेलियन ऑफ 1921 हो गया, इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 हो गया, बिरसा मुंडा रिवोल्ट हो गया। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो है आंसर नंबर डी, बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट चल रहा था 1899 से लेकर 1900 के बीच में, उस समय पर यहाँ पर ये दो अलग अलग मूवमेंट्स चलाए गए थे। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ऐसे भी आपसे यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, इस डेटा को अपने पास में लिख कर रख लेना। आगे आते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से अगेन लिंक कर पाओगे। क्या बात करता है, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा है कि इस चीज़ को लेकर, जो हमारी वेमेन है ना, उनका यूएन पीस कीपिंग के अंदर जो रोल है उसको लेकर यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा है। अभी ये क्या है मामला, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। देखो हो क्या रहा है, अभी इंडिया और आसियान का जो मीटिंग है वो चल रहा है। इंडिया आसियान के रिलेशन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार पिछले 4-5 दिनों से ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। और 4-5 दिन में कम बता रहा हूँ, 8-10 दिनों से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो इंडिया और आसियान के जो रिलेशनशिप है वो इस साल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो आपको पढ़ लेना है। फिर बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि इंडिया आसियान के रिलेशनशिप को 30 साल इस बार पूरे हो गए हैं। तो 30 साल पूरे हो चुके हैं, इसके बेसिस पर ढेर सारी मीटिंग हो रही है। रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी मीटिंग करी थी, और अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, ये भी यहाँ पे अभी इंडिया और आसियान के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने को लेकर, मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ावा देने को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर होता यह है कि इंडिया और आसियान जो कंट्रीज़ हैं, इनके डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा कैसे गहरा किया जा सकता है, इसको लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर और आसियान के मिनिस्टर्स के बीच में थोड़ा बातचीत हुआ था। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊँगा इंडिया आसियान के रिलेशंस कहाँ पर हैं, कैसे स्टैंड करते हैं, प्लस इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, प्लस यूपीएससी ने कैसे सवाल पूछे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तो उठाए गए, इन टॉपिक को उठाने के साथ साथ यहाँ पे बताया ये जा रहा है कुछ और टॉपिक के बारे में भी चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने थोड़ा सा जोर दिया है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं ना, आसियान कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पे बिलोंग करती हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है वो, आई मैप में आपको दिखाऊंगा मैं। तो वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे चाइना का अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया और आसियान साथ में मिलकर अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो चाइना है ना उसको मात दी जा सकती है, चाइना को यहाँ पर पीछे छोड़ा जा सकता है, ये आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। साथ ही साथ में इन दोनों ही साइड से कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत की गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर भी थोड़ा सा डिस्कशन किया गया। तो ये सारी बातें आपको आर्टिकल में देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके बेसिस पर आपको पढ़ना क्या है, इंडिया आसियान के जो रिलेशन से आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखो मैंने आपको बताया ना, पिछले 8-10 दिनों में लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि हाल ही में 19वां आसियान इंडिया का समिट होता है, ठीक है ना। 19वां इंडिया आसियान का जो समिट हुआ था, यहाँ पे इस समिट के अंदर, इस सम्मेलन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो यहाँ पर गए थे। और ये जो समिट है ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कंबोडिया के अंदर में। कंबोडिया में एक जगह है फ्नोम फेन करके, वहाँ पर ये समिट हुआ था, 19वां समिट हुआ था। तो आसियान है क्या, इतनी देर से हम आसियान आसियान कर रहे हैं, ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो आसियान बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप है। ग्रुप मतलब यहाँ पर एक, आप कह सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज़ ने मिलकर इस एक ग्रुप को बना रखा है। तो इसके अंदर कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। तो आसियान क्या है, एक रीजनल ग्रुप है और 10 देशों का ग्रुप है, और वो जो 10 देश हैं ना उनके बीच में यहाँ पर रिलेशंस को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करने का काम करता है। वैसे इस ग्रुप को बनाया गया था अगस्त 1967 में, बैंकॉक में बनाया गया था, थाईलैंड के अंदर में, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर कुछ और मेंबर्स ऐड होते चले गए। पहले स्टार्टिंग में इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ही हुआ करते थे। इन लोगों ने मिलकर इस आसियान ग्रुप को बनाया था। फिर धीरे धीरे यहाँ पर इसमें और मेंबर्स ऐड हो गए, और अभी के समय पर इसके अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं। और वो 10 मेंबर कौन कौन से हैं, उसमें आता है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये यहाँ पर 10 नेशंस देखने को मिलते हैं। तो इन 10 नेशंस के नाम कैसे ध्यान रख सकते हो, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस करके यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। वो एक ट्रिक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस करके यहाँ पर नाम ध्यान रखा जा सकता है, और उसमें यहाँ पर सारे टर्म आ जाएंगे, सारी वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। टी से थाईलैंड हो गया, वी से वियतनाम हो गया, उसके बाद में एम से मलेशिया हो गया, है ना, सी से कंबोडिया हो गया, एल से लाओस हो गया, तो ये सारे कंट्रीज़ आ जाएंगी। तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस करके यहाँ पर इसका एक ट्रिक हो जाएगा, इन 10 के 10 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने की ट्रिक है ये, ठीक है ना। अब होता यहाँ पर यह है कि आसियान कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल है, मैंने आपको बताया 10 कंट्रीज़ का ये पूरा ग्रुप है। आप पावरफुल किस मतलब किस
पर्पस से कह रहा हूँ मैं, तो पर्पस यहाँ पर यह है कि अगर आप देखोगे दुनिया भर में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 650 मिलियन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन ये आसियान कंट्रीज़ करती हैं। दुनिया भर की जितनी भी जीडीपी है उस जीडीपी में 2.8 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये आसियान कंट्री यानी ये 10 देश करते हैं। 10 देश कौन से हैं आपको ये समझ में आ चुका है। अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार भारत और आसियान के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं और कहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। देखो, आसियान इंडिया के जो रिलेशंस हैं ना वो बेसिकली 1992 में स्टार्ट हुए थे। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, हम एक फुल पार्टनरशिप पर आ जाते हैं। तो पहले तो धीरे से यहाँ पर थोड़ा हल्की पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में आप कह सकते हो दिसंबर 1995 के अंदर एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हो जाती है। फिर साल 2002 में समिट लेवल पार्टनरशिप भी हो जाती है, समिट भी होने लगते हैं इंडिया और आसियान के बीच में। तो धीरे धीरे यहाँ पर इनके जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश होते हैं और पिछले कुछ समय में आप देखोगे तो इनके रिलेशंस थोड़े से मजबूत हो गए हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि चाइना का जो राइज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। चाइना अपना अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर इस चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से आसियान और इंडिया और ज़्यादा करीब आ चुके हैं ताकि इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर थोड़ी शांति बनाकर रख सकें। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे की सारी आसियान कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये मैंने ट्रिक आपको बता दिया, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस करके जो ट्रिक है, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप यहाँ पे इन 10 के 10 नेशंस के नाम ध्यान रख सकते हो। बाकी एक चीज़ और मैं लेकर आया था, एक मैप लेकर आया था। हाँ, ये मैप आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला। इस मैप को अगर मैं जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा महान भारत, इंडिया। और इंडिया के बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे ये वाला जो रीजन है ना, ये कौन सा रीजन कहलाएगा, ये साउथ ईस्ट रीजन कहलाएगा। तो यहीं पर ये जो 10 देश हैं, यहीं पर ब्रुनाई, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सारे देश यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रुप है 10 देशों का वो पूरा यहाँ का ये वाला ग्रुप है 10 देशों का, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। तो चाइना का अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था इस इंडो पैसिफिक रीजन में। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर आप देखोगे जो 10 कंट्रीज़ और इंडिया है ये थोड़ा ज़्यादा करीब में आ चुके हैं पिछले कुछ समय पर, ये बात ध्यान में रखना। अब बात करेंगे एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन की, कौन कौन से एरिया में दोनों जो लोग मिलकर यहाँ पर किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करेंगे तो आसियान जो है ना वो भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ध्यान रखना। आसियान भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया ने आसियान के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन कर रखा है। यानी ये जो पूरा ग्रुप है इसके साथ में भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रखा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो भारत ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है आसियान देशों के साथ में, साल 2009 में साइन किया था। तो पहली बात हम लोगों ने देखो गुड्स और सर्विसेज को लेकर ये हम ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं। तो गुड्स को लेकर साल 2009 में अग्रीमेंट किया गया था और सर्विसेज को लेकर साल 2014 में अग्रीमेंट किया गया था। लेकिन आसियान के साथ में हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ही हुआ, जैसे व्यापार, यहाँ पे आप देखो व्यापार को लेकर छूट दी गई दोनों देशों के बीच में, तो व्यापार के अंदर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। जो व्यापार 79 बिलियन डॉलर्स का था वो व्यापार बढ़कर 87 बिलियन डॉलर्स का हो गया। तो एक बहुत बड़ा जंप यहाँ पर अचानक से देखने को मिला, ठीक है ना। सॉरी, व्यापार यहाँ पर बढ़कर डबल हो गया, 87 बिलियन डॉलर्स का पहुँच गया 2019-20 में। बाकी यहाँ पे कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था, बट अभी वापस से धीरे धीरे व्यापार आप कह सकते हो रिवाइव हो रहा है। लेकिन इंडिया के जो मेन ऐसी कौन कौन से देश हैं जो कि यहाँ पर जिससे व्यापार करता है भारत, तो आसियान देशों में मेन 4 देश हैं जिनसे मेन व्यापार करता है भारत, वो है सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। इनसे ज़्यादा ट्रेड हमारा रहता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस की, तो भारत ने ढेर सारा जो सपोर्ट है वो इन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाया है। इंडिया ने अलग अलग माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया है। जैसे इसके लिए हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जैसे आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड बनाया गया, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड बनाया गया, आसियान इंडिया ग्रीन फंड बनाया गया। इन फंड्स के अंदर भारत की साइड से सपोर्ट मिलता है, भारत ढेर सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो अलग अलग यहाँ पर बीच में प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आसियान जो है वो अभी भारत के साथ में थोड़ा कनेक्टेड देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें तो ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे यहाँ पर पीपल टू पीपल इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो आप कह सकते हो कि जो आसियान स्टूडेंट्स है उसको इंडिया बुलाता है इंडिया के अंदर, ताकि हम यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकें, है ना। तो इस प्रकार से सपोर्ट वगैरह देखने को मिलता है। जब इधर से लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, तो इससे यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिफेंस कोऑपरेशन।
तो डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है दोनों देशों के बीच में, जिसके बारे में आर्टिकल में भी चर्चा की गई है। तो ये बात ध्यान रखना, इंडिया और आसियान दोनों साथ में मिलकर ढेर सारे अलग अलग अभ्यास भी कंडक्ट करते हैं, यानी अलग अलग एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। जैसे दोनों के बीच में एक जॉइंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो, इसका जो नाम है मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो है, सॉरी नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, जॉइंट नेवल और मिलिट्री अभ्यास यहाँ पर दोनों के बीच में होता है। उसके बाद में मेडन आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है अभी साल 2023 में भी होने वाली है। फिर वाटरशेड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी साल 2016 में। तो इस प्रकार से ढेर सारे अलग अलग अभ्यास होते हैं, यानी कि जो इनका डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई यहाँ पर इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और, तो कहोगे सर इतना सारा पढ़ा दिया तो कुछ काम का है यहाँ पर? हाँ भाई, सारा कुछ काम का ही पढ़ाया है। अब काम का कैसे पढ़ाया है, देखो नीचे आप यहाँ पर देखना, नज़र मारना। यूपीएससी ने साल 2018 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, फिर उसके बाद में जापान, यूएस। तो ये 6 देशों के नाम दिए गए। पूछा ये गया, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान, यानी कि इन 6 देशों में से कौन कौन से देश हैं जो कि आसियान के साथ में फ्री ट्रेड पार्टनर हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा है। तो इंडिया ने तो कर रखा है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो 4 वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। वैसे इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, 1345। 1345 मतलब यहाँ पर कौन कौन से देश हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है आसियान के साथ में, तो वो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर उसके बाद में इंडिया, देन उसके बाद में जापान। ठीक है ना। तो ये सवाल पूछा गया था साल 2018 में। लेकिन अभी कहानी यहाँ नहीं रुकती है, एक कहानी और देखो। साल 2016 में फिर से यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया। सवाल क्या था, द टर्म, एक टर्म है जिसका नाम है RCEP, यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो जो RCEP है ना, ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये जो टर्म है ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए G20, ऑप्शन नंबर बी आसियान, ऑप्शन नंबर सी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सार्क। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, आसियान। तो बेसिकली आसियान जो कंट्रीज़ है ना, इनके बीच में यहाँ पर एक रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है। इस एग्रीमेंट में एक तरफ 10 देश हैं और इन 10 देशों के साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अच्छे से एग्रीमेंट कर रखा है, जिसको हम लोग रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी RCEP के नाम से जानते हैं। तो ये एक सवाल था, है ना। तो ये प्रीलिम्स में पूछा गया। उसके बाद आप देखोगे मेंस में भी यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर, है ना। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट था। कितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर बात करी गई है स्किल ट्रेनिंग ऑफ MG नरेगा वर्कर्स लैग्स, सेंटर ब्लेम्स इट ऑन द स्टेट्स। अब एक टसल सा चल रहा है, केंद्र सरकार ने कुछ ब्लेम जो है ना वो राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया है। क्या डाल दिया है मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको पहले एक मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना उसको थोड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर एक स्कीम चलती है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर स्कीम। ये स्कीम आपको देखने को मिलती है। इस स्कीम के अंदर क्या बोला गया है कि जो भी वर्कर्स होंगे, जो मजदूर होंगे, उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा। अब 100 दिन का काम मिलेगा मतलब मिनिमम 100 दिन का दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर यहाँ पर वो काम कर कर जो मजदूरी वगैरह है वो अपनी कमा सकते हैं। लेकिन 100 दिन तक यहाँ पर ये गारंटी प्रोवाइड करवाता है ये MG नरेगा। लेकिन तो ये तो बेसिकली एक टेम्पररी बेसिस पर हो गया ना, थोड़े समय के लिए हो गया। अब इनके पास में ना कोई स्किल्स है ना कुछ है, तो यहाँ पे थोड़े समय तक ये काम कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। ऐसी कहानी चलती रहती है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन बात यह की गई है कि अब इसका एक सोल्यूशन निकाला गया था। सोल्यूशन क्या था, वो था उन्नति प्रोजेक्ट, ठीक है ना। प्रोजेक्ट उन्नति को लेकर आया गया था साल 2020 में। इस प्रोजेक्ट को साल 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि हम MG नरेगा के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना उसको कम कर सकें। यानी लोग, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग क्या हैं, MG नरेगा के अंदर 100 दिन का काम मिलता है तो फिर ये काम करते हैं, थोड़ा पैसे बचाते हैं, कमाते खाते हैं, फिर उसके बाद फिर मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस स्कीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने स्किल्स वगैरह के ऊपर काम नहीं कर पाते। ऐसी टेम्प्ररी केस के अंदर चलते रहते हैं, टेम्प्ररी काम इनको मिलता रहता है कभी कभी करके। तो इस स्कीम के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके, इसके लिए उन्नति प्रोजेक्ट को लेकर आया गया था। उन्नति प्रोजेक्ट का मेजर काम क्या था कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म कर कर हम क्या कर सकें, उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर MG नरेगा के अंदर काम किया है उन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें।
और उनको स्किल्स ऐसी प्रोवाइड करवाएं कि वो आगे जाके परमानेंट कोई जॉब ले पाएँ ज़िंदगी के अंदर, इस स्कीम के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें। बट जो ये उन्नति प्रोजेक्ट है ना, जो ये सपना था इसका, वो चूर चूर हो गया। चूर चूर इसलिए हो गया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये अपने जिस प्रकार से हमने टारगेट रखा था वो टारगेट इसने अचीव नहीं किया। हमने टारगेट रखा था कि 2 लाख लोगों को कवर कर लेंगे, बट अभी तक 25,000 लोगों को कवर किया गया है। तो उसी को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर ब्लेम डालती है। ये सब कुछ राज्य सरकार की वजह से हुआ है। राज्य सरकारों ने यहाँ पर इस उन्नति प्रोजेक्ट को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आई होप आपको ये मुद्दा अच्छे से क्लियर हुआ है ना। तो वही बात इस आर्टिकल में बताई जा रही है। मैंने आपको बताया उन्नति प्रोजेक्ट जब से आई है 2020 में ये प्रोजेक्ट को लेकर आया गया था। 25,000 लोगों को लेकर यहाँ पर इसने स्किल्स प्रोवाइड करवाई हैं। 2 लाख लोगों का टारगेट था, बस वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ पर वैसे साल 2022 में ये स्कीम समाप्त हो जाती है, लेकिन इसको आगे 2 साल के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में। उन्नति प्रोजेक्ट का मेजर काम क्या है कि भैया जो एमजी नरेगा के वर्कर्स हैं, एक ऐसे वर्कर जिनकी उम्र 18 से 45 साल है और उन्होंने 100 दिन तक काम किया है इस एमजी नरेगा के अंदर, अगर कोई ऐसा वर्कर है तो उसको यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करवाने का काम करती है उन्नति प्रोजेक्ट। स्किल ऐसा प्रोवाइड करवाया जाएगा कि वो जो व्यक्ति है ना, देखो अब 100 दिन का उसको काम मिल रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कंप्लीटली इस पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर निर्भर है। तो इसका एक सोल्यूशन यह है कि उसको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी उसको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो उस स्किल को प्रोवाइड करवाने के लिए ये उन्नति प्रोजेक्ट काम करता है। बट हुआ क्या, उन्नति प्रोजेक्ट सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा तो आप यहाँ पर देख पाओगे। परफॉर्मेंस यहाँ पे टारगेट से कई गुना ज़्यादा पीछे रहा। मैंने आपको बताया ना 2 लाख लोगों को कवर करने का टारगेट था, बट 25,000 लोगों को यहाँ पर कवर किया गया है। तो वो बात बताई जा रही कि आने वाले समय पर इसको हम जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे और काफ़ी सारे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो एमजी नरेगा स्कीम के ऊपर अपनी निर्भरता को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पूरी आर्टिकल की कहानी। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में अभी सुना होगा, तो उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आर्टिकल में दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी। आपको नोट्स में दे दूंगा पीडीएफ के अंदर, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे कैसे कौन कौन आता है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कहानी, वो सब यहाँ पर लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है ना, मतलब आपके नोट्स बनाने के लिए आसानी हो जाएगी, लिखने के लिए आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कीम गवर्नमेंट स्कीम मिशंस को लेकर हर साल सवाल बनते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जितना भी डेटा मैंने आपको स्क्रीन में नीचे की साइड में दिखाया है वो सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा। लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो मेक श्योर करना उसके साथ एक ऐप को और डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऐप में जैसे आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे आपको ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, ये इस प्रकार से येलो कलर के सिंबल्स है वो दिखेंगे। जैसे आप इस पर टैप करोगे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल कर आएगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे चाहे जैसे वैसा यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसको मतलब कॉपी पेस्ट करना जैसा भी करना आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इंडिया यूएई के बारे में डिस्कशन करता है। तो इंडिया और यूएई ने अभी बातचीत करी है, खासकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान, इन्होंने मिलकर बातचीत करी है। इन्होंने बातचीत करी है कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर काम कर सकते हैं, यानी सभी लोगों तक खाना पहुंच सके, एक अच्छा फूड वो जनरेट कर सकें, उसको लेकर कैसे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने डिस्कस किया एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ फिनटेक वाली जैसी चीज़ों के ऊपर। तो इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ है, तो उस डिस्कशन के बारे में बस खाली यहाँ पर बात बताई गई है। एक सेकंड मेरे गले को क्या हो गया सॉरी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इंडिया यूएई जो है ना, इनके बीच में ये बातचीत हुई, इन टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने चर्चा करी, वैसे और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकाल के मैं आपको दे देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर यह है कि इंडिया यूएई के व्यापार को लेकर बातचीत की गई है। देखो आपको पता होगा हाल ही में हम लोगों ने मतलब हाल ही में भारत ने यूएई के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था जिसको सेपा बोलते हैं, यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा के नाम से बोला जाता है। ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये हमने यूएई के साथ में किया था। और इसके करते यहाँ पर आप देखोगे भारत और यूएई का जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएई की प्रति, यानी यूएई को हमने जो एक्सपोर्ट किया है अप्रैल से सितंबर के बीच में, वो $16 बिलियन का किया है।
और इंडिया ने यहाँ पर इंपोर्ट जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा किया है, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 28.4 बिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो मतलब एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं लेकिन इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और इंपोर्ट ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घाटे में चले जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। बट फिर भी यहाँ पर जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के, खासकर व्यापार को लेकर, वो लगातार एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया। तो इंडिया यूएई को लेकर जो कहानी है वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर ली है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। चलो आप चलते हैं हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल डिस्कशन पर आओगे तो इकलौता काम का एडिटोरियल आपको मिलता है यहाँ पर, ये वाला। कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे राइटर ने दिए हैं, उन पॉइंट्स को अपने पास में लिख कर रख सकते हो। वो पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ज़रे से समय में बहुत आसान तरीके से, जैसे अभी तक समझाया है वैसे ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा, हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है उसको फटाफट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इनफैक्ट मतलब मैंने खुद जानबूझ के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, लेकिन यहाँ पर इतना भी सिंपल नहीं है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है कुछ बेसिक सा डेटा, स्टैटिक सा डेटा, तो यहाँ पर उनको उसको परेशानी हो सकती है। तो ये सवाल वैसे यूपीएससी ने साल 2007 में पूछा था, मतलब आज का सवाल आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे वो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का मेंस का सवाल अटैम्प्ट कर रहे होंगे। साल 2007 का प्रश्न था। प्रश्न बहुत छोटा सा है। प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान है इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं, मतलब कौन कौन से देश हैं जिनसे हमने अलग अलग आइडियाज़ को लिया, फिर उसके बाद में अपने संविधान को एस्टेब्लिश किया, है ना। तो वो सारे मेजर सोर्सेज लिखने हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या हम लोगों ने उठाया। तो इतना सिंपल सा सवाल है, ये डायरेक्टली रटाफिकेशन वाला है, आपको रटा होगा तो आप लिख पाओगे अच्छे से। नहीं पता है तो पढ़ना, पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। पढ़ोगे तो उसके बाद यहाँ पर लिखोगे तो उसके बाद वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो आंसर लिखना, लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और लगभग उस चैनल पर 39,000 के आसपास सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। तो आप भी अपने आंसर को लिख सकते हो, वहाँ पे लिखकर सबमिट कर सकते हो। और सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश करना। जब सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपके पास में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल पाएंगे, और सामने वाले के अगर आंसर में कुछ मिस्टेक्स होंगी तो आप उसको उनकी मिस्टेक्स बता पाओगे। ठीक है ना। चलो आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। तो ये जो एडिटोरियल है इसको लिखा है रेखा यादव जी ने। अब ये कौन है, तो यहाँ पर एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, है ना। तो मतलब ये इनके पोस्ट वगैरह के बारे में बताया गया, पोस्ट वगैरह नहीं ध्यान रखनी है, बस मैंने आपको बस खाली नाम बताया कि हाँ ये हैं कौन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा। अब ये क्या बोलती हैं, इन्होंने एक टॉपिक ये उठाया है क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, क्या, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब कि लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके ऊपर ये चर्चा कर रही हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है ना, इसको लेकर तो दुनिया भर कहीं ना कहीं सोल्यूशन ला रही है, भारत भी ढेर सारे सोल्यूशन लेकर आ रहा है। लेकिन सर बात यहाँ पर यह है कि इंडिया बहुत अच्छे से काम कर सकता है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, अगर जो हमारे पंचायत होते हैं ना, जो गाँव के लेवल पर सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, अगर उसको पावर मिल जाए तो। क्योंकि ऐसा बहुत सारे पंचायत ने ऑलरेडी करके दिखाया है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, वो मुझे बेस्ट लगे यार। वो एग्जाम्पल अपने पास में ज़रूर से लिख लेना। क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ ही बात आती है ना, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हो, ओपिनियन लिख सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे की जा सकती हैं। बहुत सटीक एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी, एक एक करके डिस्कस करूँगा। क्या हो रहा है यार, चलो मुझे लगा भी स्क्रीन बंद होने वाली थी चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल में राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि अगर इंडिया को अपना जो टारगेट है वो अचीव करना है, टारगेट कौन सा आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ना, ये 26 वाली जो मीटिंग है, कहोगे 26 वाली, ये तो इस साल 27 वाली चल रही है, नहीं मैं 26 वाले की ही बात कर रहा हूँ। 26 वाली जो मीटिंग है ना, ये पिछले साल हुई थी, आपको पता होगा, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, है ना। तो जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है, इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर कंट्रीज़ डिस्कशन करती हैं कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इस गर्मी से लड़ने के लिए, पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे अलग अलग प्रॉमिस करती हैं। जैसे भारत ने भी यहाँ पे पंचअमृत 5 प्रॉमिस करे थे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, है ना, ये पिछले साल किए थे। और ऐसे ही इस बार भी हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 की मीटिंग हुई है वो इजिप्ट के अंदर हुई है। वहाँ पर भी इस प्रकार से डिस्कशन हुआ कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की मीटिंग हुई थी, उसमें भारत ने
बहुत सारे वादे करे थे कि हम इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर पोल्यूशन से लड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार सही से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। ऑल्दो आप देखोगे ना तो इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ ढेर सारी हैं, यानी कि बहुत सारी नीतियाँ यहाँ पे इंडिया ने खुद बना रखी हैं, अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, बहुत सारा पैसा खर्चा जा रहा है इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है? राइटर बोलती है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक लोकल एक्शन प्लान लें। यानी आप पूरे देश के लेवल पर काम कर रहे हो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, लेकिन अगर आप एक छोटा सा काम ये करोगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है, खासकर पंचायत जैसे आपको देखने को मिलते हैं, पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है, तो अगर आप इन पंचायती राज को इंक्लूड कर लोगे ना अपने इस पूरे पर्टिकुलर मिशन के अंदर, तो ये काम और आसान हो जाएगा। ये बोलती हैं कि जो पावर्स उसको बांटना होगा, ये जो पावर है ये आपको लोकल गवर्नमेंट तक, पंचायत तक पहुंचाना होगा, लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचाना होगा। और अगर आपने ये पावर इन तक बांट दी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। कैसे होगा आगे समझेंगे धीरे धीरे करके। राइटर बोलती हैं पिछले कुछ सालों में आप देखोगे ना, पिछले कुछ दसियों सालों में यहाँ पर बताया ये जा रहा है क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। पिछले 10 साल पहले गर्मी कैसे हुआ करती थी? इतनी नहीं पड़ती थी। आज गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और इसके चक्कर में बहुत सारे नेशनल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। जो नेशनल डिज़ास्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, है ना। तो इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव वाले एरिया में रह रही है। वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा की जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इससे कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और इससे नुकसान कहाँ पे हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। और अब मैंने आपको बताया भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी के प्रति। गांव के ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी में ही इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे ही यहाँ पे खर्चा चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। कई बारिश हो रही है, कई बारिश नहीं हो रही है। जहाँ पे ज़रूरत है बारिश वहाँ पर हो ही नहीं रही है, लंबे समय तक नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया, फसल ख़राब। और कहीं पर ज़रूरत है और इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है कि बाढ़ आ गई है, वहाँ पर भी फसल ख़राब। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिल रही हैं। तो वो बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की, आखिरकार क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये बोलती हैं कि इन चीज़ों से लड़ा जा सकता है अगर सरकार अपनी इन पावर्स को डिसेंट्रलाइज वे में यूज़ करती है, यानी पावर्स को थोड़ा और बांटती है। इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने की पावर पंचायत के पास में देती है, क्योंकि पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से लड़ने में। कैसे? अब यहाँ पे आती हैं मेन पॉइंट के ऊपर। कार्बन न्यूट्रलिटी जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी भारत के अंदर चल रहे हैं और अपने खुद लोकल सरकारों ने, अलग अलग पंचायत ने काम करा है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल क्या दिए हैं? पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पंचायत हैं जो कि सामने निकल कर आए, उन्होंने एक बढ़िया से बढ़िया कदम उठाया। कैसा कदम उठाया? यानी वहाँ पे अपने एरिया में उन्होंने कार्बन को कम किया, पोल्यूशन को कम किया। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? मीनांगड़ी ग्राम पंचायत की। मीनांगड़ी ग्राम पंचायत जो है ना वो केरला में है, खासकर केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की गांव की एक पंचायत है मीनांगड़ी ग्राम पंचायत। तो इस पंचायत ने बहुत कमाल का काम किया। साल 2016 में इस पंचायत ने एक प्रोजेक्ट रखा, वो प्रोजेक्ट का नाम था कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी, कि हम मीनांगड़ी को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे, यानी कि वहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इस प्रोजेक्ट का मकसद यहाँ पर यह था कि मीनांगड़ी को एक ऐसे राज्य में तब्दील कर दिया जाए जो कि कार्बन न्यूट्रल हो, जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल हो ही ना। और इस काम को करने में वो सफल रहे। उन्होंने क्या करा? एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में लोगों को बताया, है ना। उसके बाद में जो पंचायत है, इन्होंने यहाँ पर इतना बेहतरीन तरीके से काम किया। इन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करी, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी यूज़ मैपिंग का काम किया। बहुत सारे जो मल्टी सेक्टर स्कीम्स है वो यहाँ पर उन्होंने लागू करे, ताकि एमिशंस को कम किया जा सके, कार्बन को ख़त्म किया जा सके, है ना। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने काम किया। ट्री बैंकिंग सिस्टम को चलाया। ट्री बैंकिंग सिस्टम का मतलब पता है क्या है? एक इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया गया कि लोगों को एंकरेज किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उनको जो लोन मिलेगा ना वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन बढ़ता चला जाएगा। अब ब्याज आपको ब्याज नहीं देना होगा, आपको बस खाली पेड़ लगाना है। और पता है इसके चक्कर में लगभग 1,58,000 से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। तो ये एक बेहतरीन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया? पूरी कम्युनिटी ने लगातार जागरूकता फैलाई, बच्चों में, यूथ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, सब लोग साथ में मिलकर आ गए थे।
तो इन्होंने लोकल एरिया में इस बेहतरीन तरीके से काम किया कि इन्होंने कार्बन को थोड़ा सा ख़त्म कर दिया। तो आप ये इमेजिन करो कि ऐसे हम लोग और भी पंचायत को, जो इतने सारे पंचायत हैं, उन सब को लेकर आ जाएं और सब को लेकर इसी प्रकार से काम करें, तो अपने आप में जो कार्बन जो प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप में आप कह सकते हो इसका एक सोल्यूशन बनकर निकल कर आ सकता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ये तो राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है। फिर राइटर एक दूसरा एग्जाम्पल देती है किसका, पालीग्राम पंचायत का। पालीग्राम पंचायत बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की पंचायत है। इस पंचायत की बात करें तो इन्होंने भी बिल्कुल सिमिलर प्रकार की एक्टिविटीज़ करी हैं। इस पंचायत ने एक क्लाइमेट रेजिलेंट प्लान बनाया। पूरी प्लानिंग करने के बाद में इन्होंने क्या किया, एक अवेयरनेस फैलाया क्लाइमेट चेंज के बारे में, है ना। इन्होंने यहाँ पर लोगों से बोला कि लोग क्या करें, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम से कम करें, पोल्यूशन कम से कम करें, जो पेड़ वगैरह हैं वो कम से कम काटें, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है वो कम से कम करें, जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ावा दिया, पोल्यूशन कम करवाया, प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करवाया उस एरिया के अंदर, है ना। बायोगैस प्लांट्स यहाँ पर बनवाए, सोलर पैनल्स यहाँ पे लोगों के घरों पे लगवाए। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि अगेन वहाँ पे पोल्यूशन होना कम हो जाता है। तो इस प्रकार की प्लानिंग हम आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। फिर राइटर देती हैं एक और तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये बोलती हैं कि ऐसे और भी ढेर सारे पंचायत हैं, जैसे यहाँ पर सीचावल ग्राम पंचायत। ये बेसिकली इन्होंने क्या किया है, सीचावल ग्राम पंचायत ने जो कालीबेन रिवर है ना, इसको वापस से रेजुविनेट किया, इस नदी को वापस से यहाँ पर आप कह सकते हो जिंदा किया, साफ सफाई करी। ऐसी यहाँ पर एक और है ओदनथुरई पंचायत तमिलनाडु के अंदर। इन्होंने यहाँ पर विंडमिल्स लगवाए बहुत सारे। फिर ऐसे यहाँ पर और भी पंचायत के नाम दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे और पंचायत के नाम दिए गए हैं जिन्होंने लगातार काम किया है अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट करना क्या होगा, देखो नेशनल लेवल पर बहुत सारी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं, बहुत सारे लॉज आप लेकर आ चुके हो, वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर कोई भी यहाँ पर नहीं सोच रहा है। तो लोकल लेवल पर यहाँ पर हम इन पंचायत को साथ में लेकर आकर काम कर सकते हैं। पंचायत को साथ में बैठाकर मीटिंग करवा कर इनको लेकर एक इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है, यहाँ पर पैसा खर्चा जा सकता है, सरकार पैसा खर्च कर सकती है, हमारी केंद्र सरकार पैसा खर्च कर सकती है, इनको यहाँ पर छूट दे सकती है कुछ लॉस बनाने की। और बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको अलग से पावर्स प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, ताकि यहाँ पर इसी प्रकार से सभी पंचायत काम कर सकें और अपने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद कर सकें। तो यहाँ पर छोटे लेवल पर ही क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा, बड़े लेवल पर हम खत्म करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर ही रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने में जो हमारी पंचायत वाली सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये छोटा सा एडिटोरियल था, ज़्यादा कुछ खास बातें जो भी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आज के वोकेबलरीज़ को देखते हैं, फिर अपने इस सेशन को एंड करते हैं। वोकेबलरी में आज सबसे पहला वोकैब आता है अकोलेड। अकोलेड मतलब होता है वाहवाही। देन आता है एंडेवर्ड। एंडेवर्ड मतलब होता है प्रयास। देन आता है व्रैथ। व्रैथ मतलब क्रोध। देन आता है मोरबिडिटी। मोरबिडिटी मतलब होता है बीमारी, फिर मतलब कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो गया। फिर आता है फोबॉफ। फोबॉफ मतलब होता है झूठा बहाना बनाना। तो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स है जिसको आप लोग यहाँ पर अपने पास में नोट डाउन कर सकते हो और रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप कहोगे सर एक ही एडिटोरियल डिस्कस किया, देखो एडिटोरियल काम का एक ही था। फिर एक और है एडिटोरियल ये वाला, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करता है। तो आप कहोगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं डिस्कस किया। ये मैंने कल डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। कल वाला वीडियो ओपन करना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और वीडियो के अंत में चले जाना, बिल्कुल आखिरी आर्टिकल यही वाला डिस्कस किया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये आर्टिकल मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कल डिस्कस ना किया हो। दैट इज़ वाई आज टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप उसी वाले आर्टिकल को पढ़कर अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, और वहाँ पर मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है ना। चलो अब फटाफट प्रीलिम्स के आंसर को देखते हैं। तो आपसे यहाँ पर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के माध्यम से कौन से दो आइलैंड्स अलग होते हैं, तो वह है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान निकोबार आइलैंड को यहाँ पे अलग कर देता है। निकोबार सुमात्रा 6 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, और उसके बाद में जो मिनिकॉय आइलैंड है मालदीव से वो 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, और जावा सुमात्रा सुंदरा स्ट्रेट से सेपरेट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, ठीक है ना। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं आप लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।